बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज योर लेक्चर नंबर 6 आई गेस। 6वां लेक्चर है आई थिंक 6वां। हाँ जी, 6th लेक्चर, ठीक है जी। और इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक इंडिकेटर्स की तरफ चलेंगे और कुछ ऑसिलेटर्स। इंडिकेटर और ऑसिलेटर वैसे होते सेम सेम ही है। ऑसिलेटर भी एक इंडिकेटर ही होता है, लेकिन जब मैं एक इंडिकेटर की बात करूँ ना, तो आपको यूजुअली ना दो पेन शो हो रहते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बिगिनर्स के लिए लेक्चर है ये। दो टाइप के पेन शो हो रहते हैं, एक यहाँ नीचे शो हो रहा होता है, ठीक है। एक यहाँ नीचे पेन शो हो रहा होता है और एक ऊपर पेन होता है, ठीक है। पेन मतलब पार्ट्स का, ठीक है। एक पेन ऊपर होता है, पेन नीचे होता है। जो पेन आपको नीचे शो हो रहा होता है ना, जिसमें इस तरह की लाइनें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन जा रही होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें आपका एक रीजन होता है ओवरसोल्ड रीजन और एक ओवरबॉट रीजन होता है, ठीक है। हाँ जी, विंडोज वाला पेन, ऊपर पेन होता है नीचे पेन होता है। तो ये ऊपर वाला जो पेन है, वट एवर इंडिकेटर इज डिस्प्लेइंग ऑन द अपर पेन दैट, उसको मैं अपनी जुबान में इंडिकेटर बोलूंगा, ठीक है। लेकिन नीचे जो कुछ शो हो रहा है ना, वो ऑसिलेटर है। इस डेफिनेशन से मेरा जो इंडिकेटर है, ठीक है, मैंने जो बनाया हुआ है वो इंडिकेटर है। और साइफर में दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक इंडिकेटर है और एक ऑसिलेटर है। साइफर ए जो है वो इंडिकेटर है और साइफर बी जो है नीचे वो ऑसिलेटर है, ठीक है। अब एक इंडिकेटर और ऑसिलेटर में वैसे फर्क क्या होता है? ऑसिलेटर में ना ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स होते हैं ऑसिलेटर में। अब यहाँ पे हम कोई खोलते हैं, बीबी खोलते हैं, ठीक है। बीबी खोलते हैं और आरएसआई खोलते हैं। इन दोनों के बारे में अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। बीबी ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आरएसआई नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बीबी की कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, लेकिन आरएसआई की लिमिट है, ठीक है। आरएसआई की 100 और नीचे 0 की रेंज होती है। आरएसआई इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। इसके जोन्स होते हैं जो आपके यहाँ पे ये शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये 70 वाला जोन और ये 30 वाला जोन, ठीक है। अब ये जो दो जोन्स है ना, ये जोन्स आपको क्या बता रहे होते हैं? ऊपर जो रीजन है वो ओवरसोल्ड रीजन है, ओवरबॉट रीजन है ऊपर की तरफ। और नीचे जो है वो ओवरसोल्ड रीजन है। नीचे आ रहा है तो मतलब ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस की रखी जा सकती है, और ऊपर चला गया तो नीचे आने की एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है। लेकिन इंडिकेटर में ये चीजें नहीं होती। इंडिकेटर इधर तक आया तो क्या नीचे चला जाएगा? नहीं, लाजमी नहीं है। इंडिकेटर डिफरेंट चीजें डिस्प्ले कर रहा होता है, लेकिन ऑसिलेटर में ये चीज कॉमन होती है। उनकी एक डिफाइंड रेंज होती है, ठीक है। तो ऑसिलेटर और इंडिकेटर में बेसिक ये फर्क होता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ना चलते हैं इनकी डिटेल्स पर। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड क्या होता है, ये बेसिक इंडिकेटर्स कुछ पढ़ाऊंगा। ऊपर वाले पेन के इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा और कुछ दो तीन ऑसिलेटर्स पढ़ाएंगे, बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। ताकि आपको थोड़ी इंडिकेटर्स की नो हाउ हो जाए, क्योंकि आगे मैंने डाइवर्जेंस पढ़ानी है। तो इंडिकेटर्स का नहीं पता होगा तो डाइवर्जेंस कहाँ से पता लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो बॉलिंजर बैंड क्या होता है जी? कि ये एक ये 1970s में डेवलप किया गया था, ठीक है। पता नहीं, एडम बॉलिंजर नाम था बंदे का, ये पता नहीं, वट एवर, बस उसका नाम में बॉलिंजर आता, ठीक है। तो अब इसमें ना आपकी जो मेन अट्रैक्शन होनी चाहिए वो पूरा ये वायर का बैंड है, ठीक है। ठीक है, इसके बीच में ये जो लाइन है ना, ये एक सपोर्ट है, ये 20 SMA होती है, ठीक है। ये लेंथ देख रहे हो, 20 SMA होती है, ठीक है। अगर मैं 20 SMA प्लॉट करूँ ना, SMA मतलब मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। SMA अगर ये मैं प्लॉट करूँ 20 पे रख के, अब साइन, ठीक है, तो ये इसके ऊपर जाके बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये SMA, और ये देखो ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर ही ऑरेंज लाइन आ रही है, ठीक है। सेम सेम है ना, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बॉलिंजर बैंड ऑफ करूंगा, लाइन, ये बीच की जो लाइन है ये इसके ऊपर आ रही है बार बार, ठीक है। ऐसी बात है ना। तो ये सेम सेम है, ठीक है। EMA की तरफ भी आता हूँ मैं, पहले ये बॉलिंजर बैंड के देख।
अब जो आपका बॉलिंजर बैंड है ना, वो क्या बता रहा है जी कि ऊपर की तरफ, चलो पहले ये मैं डिस्कस कर लेते हैं मूविंग एवरेज क्या होती है। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल सिंपल, पहले सिंपल एवरेज से शुरू करते हैं। लेट्स से वी हैव दिस मूविंग एवरेज, फिर बीबी पे जाएंगे, फिर दो तीन ऊपर इंडिकेटर पढ़ेंगे, फिर हम वो नीचे की तरफ आएंगे इस पर जो हमारे ऑसिलेटर हैं। यार विंडोज अपनी बंद कर लो, वीडियो शीडियो, मुझे किसी का मुंह देखने का कोई शौक नहीं है, मेहरबानी कर। एनीवेज, अच्छा, मूविंग एवरेज क्या होती है? अगर जो किसी ने फाइनेंस पढ़ी है तो उसको पता होगा मूविंग एवरेज वैसी जनरली क्या होती है। मूविंग एवरेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, और एक मूविंग एवरेजेस दो तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, अब आप इसमें भी जाके चेक करें ना, तो जो एस एम ए है, ई एम ए है, एस एम एम ए है, जिसको आर एम ए कहते हैं, डब्ल्यू एम ए है, वेटेड मूविंग एवरेज, और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम कौन सी एस एम ए और ई एम ए यूज करते हैं। ठीक है, अब एस एम ए क्या होती है? एस एम ए होती है, इसकी तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, टाइम फ्रेम कौन सा? ठीक है, ये हम चार्ट पे सेलेक्ट हुआ हुआ है, मतलब करंट टाइम फ्रेम 45 मिनट। ठीक है, मैं 30 पे जाऊंगा, वो 30 पे शिफ्ट हो जाएगा, मैं 15 पे जाऊंगा, ये 15 पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ ना टाइम फ्रेम, लेट्स से 5 डेज कर देता हूँ, तो ये 5 डेज की 20 मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम पे प्ले वो हो रही होगी, प्रिंट हो रही होगी। ठीक है, 5 डेज की। तो करंटली मैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो 45 मिनट की कैंडल्स लेगा ये। उन कैंडल्स की 45 मिनट की कैंडल्स कितनी लेगा? लास्ट 20 कैंडल्स लेगा। और उन 20 कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया, हर कैंडल के चार डाटा होते हैं, डाटा पॉइंट्स होते हैं। ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है। ठीक है, ओ एच एल सी में से ये क्या चूज कर रहा है? यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? क्लोज। और बाय डिफॉल्ट हम क्लोज ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि पिछली 45 मिनट की पिछली 20 कैंडल्स का क्लोज लेगा ये। ऑफसेट क्या होता है? ये थोड़ा सा ना आगे की तरफ प्लॉट हो जाएगा या पीछे की तरफ। नेगेटिव करेंगे तो पीछे प्लॉट होने लग जाएगा आगे, और पॉजिटिव करेंगे आगे प्लॉट होने लग जाएगा, ये आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, जो ऑफसेट हम इचिमोकू क्लाउड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इचिमोकू में आगे प्रिंट हो रही होती है, इसमें ज़रूरत नहीं होती इसको यूज़ करना। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कौन से टाइम फ्रेम की कितनी कैंडल्स, और हर कैंडल का कौन सा डाटा पॉइंट। तो 45 मिनट के चार्ट पे, ये 45 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, इसकी पिछली 20 कैंडल्स ले लेनी है, और उन 20 कैंडल्स के क्लोज वाला डाटा लेना। उस डाटा को क्या करना है? अब आपके पास 20 डाटा आ जाता है। ठीक है, लेट्स से इसका क्लोज, इसका क्लोज, इसका क्लोज, इसका क्लोज, क्लोज 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 क्लोज, तो पिछली 20 कैंडल्स का क्लोज ये पकड़ ले। ठीक है, अब पिछली 20 कैंडल्स का क्लोज लेने के बाद ये उसकी सिंपल मूविंग एवरेज निकालेगा। सिंपल एवरेज क्या होती है? कि 20 कैंडल को के क्लोज को आपस में ऐड किया और 20 से डिवाइड कर दिया, उससे आता है एक प्राइस पॉइंट। ठीक है, क्या आता है? एक प्राइस पॉइंट। तो ये लाइन ड्रॉ होती है। प्राइस पॉइंट से लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है? ऐसे ड्रॉ हो रही है, एक्चुअली एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है जिसकी वैल्यू यहाँ दिख रही है। फिर इन सारे सर्कल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे एक लाइन बनती है। अब ये लाइन इस्तेमाल क्यों होती है? ठीक है, ऐसे में कैलकुलेट कैसे हो रही है? पता लग गया ना कैलकुलेट कैसे हो रही है। ठीक है, एवरेज से, जितनी आप एवरेज ज्यादा करते जाएंगे उतना ये प्राइस से इनसेंसिटिव होती जाएगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। स्ट्रॉन्ग किस सेंस में? एज इन सपोर्ट एंड एज इन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करिए। ये इस्तेमाल एज डायनामिक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, डायनामिक एस आर इस्तेमाल होती है। एस आर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए। डायनामिक का तो मतलब पता है ना, जो चीज चेंज होती रहे उसको डायनामिक बोलते हैं। अभी ये कैंडल क्लोज होगी अगली, ठीक है, तो कैंडल क्लोज होगी तो ये एक और लाइन प्रिंट कर देगा आगे की तरफ। अभी मैं अगर 1 मिनट के चार्ट पे जाऊँ ना, तो इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अभी ये 25 सेकेंड में कैंडल क्लोज होगी, और ये एक और, अगर तो कैंडल ज्यादा मूव करती है और मैंने 20 लेंथ रखी हुई है ना, तो ये आगे की तरफ एक और मूव हो जाएगी। ये हम इसको हाइड कर देते हैं, और इन अबाउट 10 सेकेंड्स ये आगे मूव होगी। ठीक है, नई कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे है ये।
होगी, ठीक है, ये यहाँ से इधर आ गई, ठीक हो गया। तो लास्ट 20 कैंडल्स को ये इस्तेमाल करके क्या करिए, अब देखो 1 मिनट पर भी ये ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर क्लोजर्स हुए हैं, रीटेस्ट हुआ है, और अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। डजंट मीन कि आप इसको यहाँ पे ट्रेड करने लगे, ठीक है। तो देखें, ब्रेकआउट होता है फिर ऊपर चले जाता है, ब्रेक डाउन होता है, रीटेस्ट होता है, नीचे गिर जाता है। तो हर टाइम फ्रेम पर डिफरेंट डिफरेंट, आप डेली पर भी समय खोलो, यहाँ पर भी आपको आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रही होगी ये, ठीक है। तो ये किस वजह से इस्तेमाल होती है, ट्रेंड की डायरेक्शन पता करने के लिए। अगर ये नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन का हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, ऊपर जा रही है तो डायरेक्शन की समझ आ जाती है। फिर हम इसको टीपीज लेने के लिए, एंट्रीज लेने के लिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन डिफाइन करने के लिए, इन सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? समझ आ गया? 6-7 इंडिकेटर पढ़ाने हैं बेसिक बेसिक, तो थोड़ा दिमाग का मीटर तेज चलाना है, ठीक है। ये होगी जी मूविंग एवरेज, ठीक है। ये एस एम ए सिंपल मूविंग एवरेज होती है, और एम ए भी सिंपल मूविंग एवरेज होती है। ई एम ए ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ पर इसको मैं इसी के साथ ये प्राइस में हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ ई एम ए, और इसकी भी मैं लेंथ रख रहा हूँ 20। अब ब्लू वाली जो है वो ई एम ए है, और ऑरेंज वाली जो है वो, ब्लू वाली जो है वो एस एम ए है, और ऑरेंज वाली जो है वो ई एम ए, ठीक है। ई एम ए और एस एम ए में बेसिकली इतना कोई फर्क नहीं होता। बड़े टाइम फ्रेम पर फर्क पड़ने नजर आने लग जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पर इतना कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली जो आपकी ई एम ए होती है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मूविंग एवरेज, लेकिन पर्पस दोनों का सेम, कि लाइन ड्रॉ करनी है, टीपी के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, कैलकुलेशन में विक्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पर भी ईएमए में भी आपको जो क्लोजर होगा ना, जो यहाँ पे वो सोर्स वो क्लोज का ही दिखेगा। इसका जो फंक्शन होता है उसमें एक लॉगरिदमिक फंक्शन इन्वॉल्व है। अब वो पढ़ाना आप क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इतना जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, एम ए टाइम जाया होता है, ठीक है। इस्तेमाल दोनों में वही डाटा है, टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है, लेंथ कितनी है, क्लोजर सोर्स क्या चाहिए, ठीक है। आपने ये दो कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज करनी है वो भी मैं बता देता हूँ, कि बेसिकली आप जो बड़े टाइम फ्रेम्स पर जब ज्यादा पुराना डाटा इस्तेमाल कर वो कर रही है ना, चेक कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा दूर बड़ा चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप ना एस एम ए यूज करें, और बड़ी एस एम ए यूज करें, जैसे 300 मूविंग एवरेज, 400 मूविंग एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पर हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर हैं तो ई एम एज थोड़ी बेहतर है, इतना कोई इन दोनों में फर्क नहीं है। देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल क्लोज ही रहती हैं। कुछ पिवट्स जो होते हैं उन पॉइंट्स पर ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, ठीक है। आप इनसे एक्सपेरिमेंटली खुद देख कर जज कर सकते हैं कि ये कौन सी किस तरीके से काम कर रही है। मूविंग ऑन, जो ये एम ए है 20, ठीक है, इसी के जैसी बॉलिंजर के बीच में एम ए है, तो ये कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जो चेंज है ना वो है बॉलिंजर के ऊपर वाले बैंड और नीचे वाले बैंड, ठीक है। अब बॉलिंजर में ये जो बैंड है ना, ये डेविएशन से क्रिएट किए जाते हैं। मैथ में एक कितनी कैंडल्स बढ़ेंगी उतना डाटा एक्यूरेट, हाँ जी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगी एम से, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से क्रिएट, अगर मैं ये एस डी बड़ी कर दूं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत उनको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। डेविएशन तो पता है ना क्या होती है, इस लाइन से ये कितना दूर जाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस कितना दूर जा सकते हैं, उसकी एक एग्रीगेट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो वेरिएंस से निकाला जाता है। अगर पता है किसी को तो यस नो कर दे, नहीं तो मैं यहाँ पे मैथ थोड़ी पढ़ाने बैठा हूँ, सही है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ना तो ऑलमोस्ट ये जो डिप्स हैं वो सेम सेम रहेंगे, थोड़े से ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, लेकिन दूर भी चले जाएंगे। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये बैंड से दूर चले जाएंगे दोनों साइड, ठीक है डिप्स काफी हद तक वैसे ही हैं, लेकिन बैंड से दूर चलेंगे। अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा
और दूर चले जाएंगे, ठीक है। डिव्स जो है ना, ये वाले डिव्स और दूसरी साइड मतलब क्रस्ट और ट्रफ जो है ना, ये थोड़ी सी दूर दूर जा रही है, ठीक है। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट वही यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल किस वजह से। बॉलिंजर बैंड आपको दो चीजें बताता है, वॉलेटिलिटी और रेंजिंग मार्केट, ठीक है। वॉलेटिलिटी और रेंजिंग मार्केट, जब जब बॉलिंजर बैंड की आपकी जो वो है बैंड ओपन हुआ है, बेशक आइदर साइड, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, जो सा भी साइड है ओपन हुआ है, ये बॉलिंजर बैंड को ना डिटेल में बीबी स्ट्रैटेजी के दौरान एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कि जिसने बॉलिंजर बैंड समझना वो ये चीज समझ सकता है जाके उससे देख के, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड में दो सिनारियोज होते हैं, ये आपको एक अच्छा वो बताया हुआ है कि अगर बीबी स्क्वीज हो रहा है ना, ये बीबी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर ये स्क्वीज हो रहा है तो पोटेंशियली किसी एक साइड पर ब्रेकआउट होने वाला है, एक पंप आने वाला है। वो पंप भी हो सकता है, डंप भी हो सकता है, वट एवर द केस में भी, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वीज जो है वो पोटेंशियली एक पंप की अलामत होती है, और पंप जो है वो पोटेंशियली एक स्क्वीज की अलामत, ठीक है। रेंजिंग आफ्टर अ पंप एंड पंपिंग आफ्टर अ रेंज, ठीक है। अब कुछ रेंजेस किसी से बड़ी होती हैं, आप देखो यहाँ पे कुछ रेंजेस खुली नजर आ रही होंगी, कुछ कम खुली, कुछ ज्यादा खुली, कुछ बड़ी कुछ छोटी, ये रेयर केस होता है कि वी शेप रिकवरी हो जाए, ठीक है। कुछ रिकवरीज हैं, कुछ पंप्स हैं, कुछ डंप्स हैं, ठीक है। हाँ बस ये वाली मतलब मार्केट ऊपर और नीचे मूव होने की कन्फ्लुएंस यहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं, ठीक है। और मिडल बैंड पर आपकी सपोर्ट होती है कंटिन्यू। अब जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू रखा जा रहा है ना, पंप हुआ ऊपर, ये ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। तो क्या ये कंटिन्यू करेगा ऊपर, वो डिपेंड करता है कि ये क्या इसकी सपोर्ट होल्ड कर सकेगा या नहीं। अगर सपोर्ट होल्ड कर सकता है और आपने इसको यहाँ से शॉर्ट किया, तो आप यहाँ क्लोज कर सपोर्ट पर, कुछ हद तक क्लोज कर देंगे या सारा ही क्लोज कर देंगे। फिर ये आता है सपोर्ट चेक करने, फिर सपोर्ट चेक करने, सपोर्ट चेक करके फिर ऊपर जाता है। अगर तो सपोर्ट लूज हो जाती है, जैसे ऊपर गया है बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए ना, फिर बहुत ज्यादा जल्दी नीचे भी आता है प्राइस एक्शन, ठीक है। फिर ये नीचे आता है सपोर्ट चेक करने, सपोर्ट लूज हो गया है, थोड़ा सा नीचे आया, इसको रीटेस्ट किया और डंप, ठीक है। एंड ये जो फिनोमेना है ना, सपोर्ट रीसेट एंड डंप, ये हर तरफ चलता ही रहता है। एनीवेज, तो अभी तक कितने इंडिकेटर हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गई और बॉलिंजर बैंड, ठीक है। और क्या होना चाहिए इंडिकेटर में। आप चुप कर ले। अच्छा ये चलो की लेवल दिखा, ये कॉइन इंडिकेटर का नाम है बी जॉर्गम की लेवल बाय बी जॉर्गम, ठीक है। अब ये इंडिकेटर ये पहले खोल जाए फिर बताता हूँ। लानत पे जो स्टॉर्म फाइबर वाला, चले भाई की हो रहा है, चेंज करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। क्या हुआ है, स्क्रीन नजर आ रही है ना। ओके सो अच्छा ये पहले डिफॉल्ट पे सेट हुआ, इसको सीधा कर के दिखाते हैं। आपने कैंडल पैटर्न अगर पड़े हुए हैं तो
अच्छी बात है, नहीं तो इसके कैंडल पैटर्न इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा जी, लेट्स गो, कमन 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 कमन। ये क्यों नहीं चल रहा है सही? भाई क्लास के दौरान क्या इंटरनेट को मौत पड़ी हुई है। ओके तो इसका इस इंडिकेटर का बेसिकली काम क्या है जी? ये आपको ना पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी दिखा देता है, ठीक है। अब ये इसमें कुछ येलो येलो सीन्स हैं, कुछ ब्लू ब्लू सीन्स हैं। जो येलो येलो सीन्स हैं दैट आर रेजिस्टेंसेस, एंड जो ब्लू ब्लू सीन्स हैं दैट आर फ्लिप्ड सपोर्ट्स, ठीक है। फ्लिप सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि पहले वो रेजिस्टेंस थी और अब सपोर्ट बन गई। इसी तरह ब्लू वाली लाइन जो है जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, मतलब ये टूट जाती है, सपोर्ट टूट जाती है, तो ये सपोर्ट टूट जाती है तो ये किस में चेंज हो जाती है? रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है। अब इसको आपने इस्तेमाल किस सेंस में करना है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं, कन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, तो इसको एज एन टीपी या सेल इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस पर एंट्रीज लेना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने क्योंकि इसको इस्तेमाल करके ना एक सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि मैं ऑटो मॉड एक बनाऊं इसके इसकी बेस पर ना, कि जब ये ब्लू जोन में आए तो एंट्री और ऊपर येलो पर जाए तो एग्जिट, और इस तरह बनाने की मैंने कोशिश की थी। तो ये जो था ये फंस रहा था, सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा था। आप इसको सिर्फ टीपीज निकालने के लिए या एसएल बनाने के लिए ना तब इस्तेमाल करें। बेसिकली ये कुछ ऐसे लेवल्स वो बना रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको वो दिखा दूँ, ये कुछ ऐसे लेवल बना रहा होता है ना जिनका ताल्लुक आपके वॉल्यूम प्रोफाइल से होता है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल आज की सदी में खोल गया तो, ठीक है। तो ये वो वाले लेवल्स हैं, देखें, वो लेवल्स हैं जो या तो आपके प्रीवियसली इलिक्विड थे, जिनके थ्रू मार्केट जिनको मार्केट टच कर सकती थी, या पीओसी वाले लेवल्स थे, ठीक है। सारे लेवल्स का कन्फ्लुएंस आपको यहाँ से देख रहा है मार्केट के वॉल्यूम प्रोफाइल से, ठीक है। तो एक तो ये इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर आप किस सेंस में इस्तेमाल करेंगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। की लेवल्स बस आपको सिर्फ ये येलो और ब्लू पर ध्यान देना है कि अगर आप इसके साथ में ना, अगर आपको ये लेट्स से मैं यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का अब यहाँ पर आपको देखो ना ये एक स्क्वीज मिल रहा है ना, तो इस स्क्वीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये इससे नीचे गिर जाएगा, अगर तो या इससे ऊपर गया ना तो ये एक अच्छा पंप ले सकता है। तो इस सेंस में इसको कन्फ्लुएंस के तौर पर थोड़ी क्रिएटिव सी ना वो निकाल सकते हैं। एडवांस तरीके से आप थोड़ा सा क्रिएटिव होकर, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? तो लेकिन ये टेयर लिस्ट में ना इंडिकेटर थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये हो गए तीन इंडिकेटर्स। अब चलते हैं थोड़े से ऑसिलेटर्स की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे जी आरएसआई। अच्छा, आरएसआई क्या होता है? अब आपको आरएसआई में एक तो ये 70 वाली रेंज में मार्क कर दूं। हिस्टोरिकल का नेम क्या था? सारे इंडिकेटर्स का नाम शाम में लिख के भेज दूंगा जब आपको लेक्चर मिलेगा। तो एनीवेज, तो ये है जी एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को समझने से पहले पहले ये आप तीन चीजें इसके बारे में समझ लें, ठीक है। दो चीजें, सबसे पहले ऑसिलेटर वट एवर एन ऑसिलेटर इज, उसके दो जोन होते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, जैसे मैगडी के लिए ये कुछ वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन आप वो चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाजमी नहीं है हर ऑसिलेटर 70 पर ओवर सोल्ड और ओवर बॉट हो रहा है और 30 पे ओवर सोल्ड हो रहा है, ठीक है, लाजमी नहीं है। इचिमोकू क्लाउड भाई, अगर आप इचिमोकू क्लाउड समझने की कैपेसिटी रखते हैं तो उस पर लेक्चर मैंने दिया हुआ है, वो जाके देख लें, और वो तफसील से कोई घंटे का लेक्चर है, छोटा सा इंडिकेटर नहीं है वो। एनीवेज, तो हर ऑसिलेटर का एक ये ऊपर का जोन होता है, दैट इज एन ओवर
बॉड जोन और नीचे ओवरसोल्ड। शुरू में मैंने बता दिया कि क्या फर्क होता है। जो ऊपर पेन में शो हो रहे होते हैं दोज आर इंडिकेटर्स। ये मेरी डेफिनेशन है, ये कोई किसी ने इजाद नहीं किया हुआ, ये मैं खुद बोल रहा हूँ अपनी समझ के लिए। नीचे की पेन में ऑसिलेटर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। ओके, सो हर ऑसिलेटर का ना एक ओवरसोल्ड जोन होता है, ओवरबॉड जोन होता है, और नीचे ओवरसोल्ड जोन होता है, ठीक है। और ये दोनों जोन्स क्या बता रहे हैं, ऑसिलेटर का काम ही यही होता है कि ये ओवरबॉट ओवर जोन ओवरसोल्ड बता रहे हो, ठीक है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बता रहे हो, दोनों काम यही होते हैं, ऊपर और नीचे एक ही चीज, ठीक है। अब हम नेचुरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक कॉइन किसी भी ऑसिलेटर में, मैं जनरल ऑसिलेटर बता रहा हूँ, ठीक है, एक कॉइन ओवर ओवरसोल्ड जोन में चला गया नीचे की तरफ, ठीक है, ज्यादा बिक गया, तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं उस मार्केट को, उस कॉइन को ऊपर आना, ठीक है। और एक कॉइन अगर ओवर सोल्ड जोन में ओवरबॉट जोन में चला गया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको खरीद लिया, तो उसका ब्रीदर लेने के लिए, थोड़ा सांस लेने के लिए कॉइन को नीचे आना पड़ता है, ठीक है। प्राइस एक्शन कभी आएगा नीचे, कभी नीचे नहीं आएगा, लेकिन ऑसिलेटर नीचे आ जाता होता है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक कॉइन बहुत अरसे तक ऐसे ओवर सोल्ड जोन में रहे, या ओवर बॉड जोन में रहे, या ओवर सोल्ड जोन में रहे, काफी अरसे तक नीचे ही या ऊपर ही रहे, और अपना ये जो जोन की जो मेन लाइन है ना, वो ब्रेक ना करे, ऊपर ना आए या नीचे ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन फॉर हमारी अकल में ये चीज़ डालने के लिए, हम आसानी के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर तो कॉइन ओवर बॉड जोन में है, ठीक है, अगर कॉइन बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ है, ठीक है, ऊपर का जोन जो है, ये मैं लिख देता हूँ, फिर मैं भी भूल जाता हूँ और आप भी भूल जाइए। ये जो ऊपर का जोन है दैट इज ओवर बॉड जोन, ठीक है, और ये जो नीचे का जोन है दैट इज ओवरसोल्ड, सही है। अब इन दोनों का काम क्या होता है कि ये दोनों जोन जो हैं आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि पोटेंशियली कॉइन अगर इन जोन में एंटर हुआ है तो वो रिवर्सल ले, तो ऊपर गया तो नीचे, नीचे गया तो ऊपर, ठीक हो गया, ये चीज क्लियर है। बट स्पेसिफिक टू आर एस आई, अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ये सिर्फ आर एस आई वाले ऑसिलेटर के लिए, स्पेसिफिक टू आर एस आई, इसमें भी ओवरसोल्ड, ओवर जोन, ओवरबॉट जोन काम करते हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, एक, अब ये बात समझना कि एक ऑसिलेटर जो है ना, वो काफी अरसे के लिए ऊपर ऊपर बीइंग ओवर बॉड जोन में रह सकता है, और नीचे बीइंग ओवर सोल्ड जोन में रह सकता है काफी अरसे के लिए, ठीक है, विदाउट द प्राइस टू हैव एनी इफेक्ट ऑन दैट, ठीक है, कि प्राइस ऊपर ही रहे और प्राइस ऊपर नीचे होती रहे, और ऑसिलेटर ओवर बॉड जोन में स्टिल फंसा हुआ है और ओवर सोल्ड जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये सब मेंटालिटी लेके चले ना कि जब भी कॉइन जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आया है, ठीक है, जब भी कॉइन या जैसे यहाँ पे आया ना ओवरबॉट जोन में, तो हम यहाँ सेलिंग कर दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट मिस कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना किसको नीचे आना, वो नीचे आया है लेकिन फिर वो ऊपर बहुत ज्यादा गया, ठीक है। सो हम इस चीज को अवॉइड कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा ना आरएसआई के सेंस में, ये थोड़ी चीज स्पेसिफिक है आरएसआई के साथ, ठीक है। आरएसआई के सेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको भी मैंने पढ़ाते हुए बताया हुआ है कि आपका ना जो 50 लेवल है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई में, ठीक है। इसी वजह से मेरे आरएसआई में सिर्फ आपको 50 लेवल नजर आ रहा होगा, ठीक है, अभी करंटली, और जो मैं साइफर यूज कर रहा होता हूँ, साइफर में भी आपको मैं 50 लेवल 50 लेवल 50 लेवल की बात बोल रहा होता हूँ, ठीक है। ये ठीक है। अब ये लोड हो गया आज की सदी में, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि साइफर वहाँ वहाँ पे आरएसआई कहाँ पर होता है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं पता तो जब तक वो चल रहा है। ओके, तो
हियर वी हैव दिस वाइट लाइन, ये वाली जो वाइट लाइन है ना, ये वाली वाइट लाइन वही RSI वाली लाइन है, ठीक है। ये मैं खुद इंडिकेटर यूज करता हूँ, इस वजह से आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि ये इंडिकेटर यूज करें। अब ऑब्वियसली ये रिकमेंड नहीं कर रहा मैं आपको कि साइफर यूज करें, लेकिन मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि RSI लाजमी यूज करें, ठीक है। एक इंडिकेटर यूज करने का नहीं कह रहा कि साइफर यूज करें, ये बोल रहा हूँ कि आपने ये लाजमी यूज करना है, RSI लाजमी यूज करना है। अब RSI ये जब मैं साइफर यूज कर रहा हूँ ना, तो उसमें साइफर में ये आपकी 50 वाली लाइन मैंने लगा के रखी हुई है अपने लिए, ठीक है, ये 50 वाली लाइन, और ये मैंने कोड की हुई है इसके। ऑब्वियसली इसके अंदर और कोई 70 और ऑसिलेटर्स हैं, लेकिन उससे आपका फिलहाल कोई काम नहीं है। आप ये ध्यान दें कि ये वाली लाइन यहाँ पर भी है, ठीक है, और ये लाइन एज इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होती है। साइफर में आपने जो एक लाइन बनानी है, एक तो आपकी ओवरबॉड जोन वाली होगी, एक ओवरसोर्स जोन वाली होगी, ठीक है। एक आपकी लाइन हो गई ये बीच में 50 वाली, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा और सीधी वाली लाइनें, ऐसे ऐसे सपोर्ट्स नहीं बनानी ऊपर, ऐसे सीधी वाली सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो 3 लेवल इनफ होते हैं। आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, आप इवन इस पर फिब ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लो फिब ड्रॉ कर दी, फिब पर भी आपको वो मिल रहे होंगे, रिएक्शन दिख रहे होंगे इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, ये 0.5 से पंप हुआ, फिर ऊपर से रिजेक्शन हुई, ये गोल्डन पॉकेट के पास ऊपर नीचे, फिर गोल्डन पॉकेट पर स्ट्रगल हो रही है, फिर ऊपर हिट हुआ, नीचे आया, गिर गया नीचे गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन के बाद, और अब गोल्डन पॉकेट पे ही स्ट्रगल हो रही है, ठीक है। फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये आपकी क्रिएटिविटी पर है कि आप किस किस चीज को लेकर चलते हैं अपने साथ, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कि साइफर पर, तो उस पर बीच RSI पर, ठीक है, इस ऑसिलेटर पर आपने इन ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करनी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस पे ब्रेकआउट होने से पहले ये ब्रेकआउट बता दी, ठीक है। RSI का ब्रेकआउट पहले नजर आ जाता है प्राइस पर ब्रेकआउट होने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे ये केस नहीं हुआ, अगर मैं प्राइस के ऊपर ड्रॉ करूँ ना, तो ये ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन RSI पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप इसको इस कंफर्मेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये इसको फ्लिप करता है, 50 को फ्लिप करता है, क्योंकि 50 से रिजेक्ट हुआ है, अभी लास्ट पड़ी हुई है इसको यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 50 को फ्लिप करता है, 50 का रीटेस्ट लेता है, तो इसका रीटेस्ट यहाँ सक्सेसफुल होगा, और यहाँ पे एंट्री लेके पंप हो सकता है, ठीक है। इफ, इसमें बहुत इफ है, क्योंकि यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका, RSI बाहर आ गया अपने बियरिश ट्रेंड, अपने लोअर लो से, लोअर हाई से बाहर आ चुका, ठीक है। वैसे मैंने शुरू में बताया नहीं, RSI स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये कॉइन का बता रहा होता है कि कॉइन में कितना जोर है, कितना जोर नहीं है। तो जितना कॉइन नीचे आ रहा है, आप ऐसे इसको समझें कि ये कॉइन का लंग है, लंग दोनों साइड पर होते हैं ना फेफड़े, तो ये ब्रीद इन कर रहा है, मतलब RSI नीचे आ रहा है, और ब्रीद आउट कर रहा है, जोर लगा रहा है, तो RSI ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। इसका जो 50 लेवल है ना, इसको फ्लिप होना, ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दिखा रहा होता है। वलीद भाई ना तंग करें बच्चों को यार, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है यार, उनका छोड़, क्लास पर ध्यान, चैट पर ना ध्यान दो, क्लास पर ध्यान। anyway, हम क्या कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि जी RSI 50 फ्लिप करे ना, 50 फ्लिप करे, तो ये आपके ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 50 को फ्लिप करना, ऊपर नीचे करना, ठीक है। और इस 50 वाले से आपको देखो यहाँ पे रिजेक्शन दिख गया, यहाँ रिजेक्शन दिख गया, RSI ने 2 ट्राइज मारी है 50 फ्लिप करने की, पास भी नहीं जा सका, गिरा नीचे, तो ये प्राइस भी नीचे गिरी और गंदी गिरी नीचे, ठीक है। इसका इसका ब्रेकआउट होता है और फिर रीटेस्ट होता है, जब ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्ट का ट्राई किया गया, लूज हो गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट का ट्राई किया गया, लूज हो गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया गया, और काइंड ऑफ गेन कर लिया, और थोड़ा सा पंप हुआ। लैगिंग होता है, इंडिकेटर्स तकरीबन सारे लैगिंग होते हैं। अच्छा, एक डिबेट है RSI के साथ, और एक और इंडिकेटर है RSI का भाई है कह लो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोचैस्टिक RSI, ठीक है।
अब ये भी ऑसिलेटर है, ये भी आरएसआई जैसा ही है, ये भी आपको नीचे ही शो होगा, ये भी आपको दो रीजन दिखाएगा, ओवरबॉट रीजन, ओवरसोल्ड रीजन, सेम सेम ऑसिलेटर, ठीक है। लेकिन इसमें और आरएसआई में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि आरएसआई जो है वो आपका ज्यादा सेंसिटिव स्टोकेस्टिक आरएसआई जो होता है, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, सिर्फ स्टॉक, STOCH वाला, ना कि STOCK वाला। स्टॉक जो है ना वो आपका ज्यादा सेंसिटिव होता है प्राइस मूवमेंट, ठीक है। लेकिन आरएसआई जो होता है वो लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है। आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर भी ट्रेंड्स बना सकते हैं, जैसे ये एक ट्रेंड में है अभी, ठीक है। पैटर्न्स नहीं बनाने, ट्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है। इस पे नहीं HNS बन रहा है तो कप एंड हैंडल बन रहा है, ये वो ट्रेंड बनाना है, ये ट्रेंड लाइन बनानी है, ये नहीं बना रहा मैं कि ये हाँ जी राइजिंग वेज बन रहा है। लाजमी नहीं होती, अभी मैंने यही चीज एक्सप्लेन किया ना। सुन रहे थे, क्या नाम है, फरजाद, आसिफ आसिफ भाई, सुन रहे थे कि ओवरसोल्ड जोन में भी कॉइन काफी अरसे तक रह सकता है, ओवरबोट जोन में भी काफी अरसे तक रह सकता है और प्राइस मूव कर जाती है, ठीक है। ऑसिलेटर को ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इस्तेमाल वो देखने के लिए इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ये काम देखने के लिए इस्तेमाल ना करें। ऑसिलेटर को आपने थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से इस सेंस में भी इस्तेमाल करना है कि क्या ये मुझे फ्लिप्स दिखाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। फ्लिप्स, और फ्लिप्स मतलब जैसे ये 50 फ्लिप होता है ना, जब जब देखें यहाँ से ये आया नीचे 50 का रिटेस्ट किया और बूम, ठीक है, इस तरह के। अब ये रिजेक्शन हो रही है ना, अगर तो ये इस इस स्विंग में इसको रिटेस्ट करके होल्ड नहीं करता 50 को, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर नजर आने लगेगा सोलाना पर 45 मिनट, ठीक है। अब आरएसआई के ही जैसा है, लेकिन आरएसआई की जो ये छोटी छोटी स्विंग्स है ना, आरएसआई ने ये देखें यहाँ पे ये स्विंग ली है, आरएसआई में ये स्विंग ली आरएसआई ने, ठीक है। और स्टोकेस्टिक ने पूरी स्विंग ले ली, ठीक है। फिर आरएसआई ने ये थोड़ी सी स्विंग आप ली है, इसने 50 तक की स्विंग ले लिया। फिर आरएसआई ने 50 तक की स्विंग लिया, इसने अपने ओवर थोड़ रीजन तक की स्विंग लिया। तो ये ज्यादा सेंसिटिव है जब आप स्कैल्प्स कर रहे हैं, उस सेंस में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें आपको दो किस्म की लाइनें नजर आ रही होती हैं, एक होती है सिग्नल लाइन और एक होती है स्टोकेस्टिक लाइन, ठीक है। जो ऑरेंज वाली है वो स्टोकेस्टिक लाइन है और ब्लू वाली जो है वो सिग्नल लाइन, ऑरेंज वाली जो है वो सिग्नल लाइन है और ब्लू वाली जो है वो स्टोकेस्टिक लाइन। इसके क्रॉसेस जो है ना, उस पर से आप ट्रेड निकालते हैं और इन्हीं क्रॉसेस की बेस पर आप डाइवर्जेंसेस भी निकालते हैं। About some coin under RSI 10, it took 10 days। हाँ तो यही बात कर रहा हूँ ना कि सिर्फ एक कन्फ्लुएंस काफी नहीं होता कि हाँ जी RSI बहुत कम है तो ले लो ले लो ले लो, तो सारे RSI क्यों नहीं यूज करते? ये ट्रेंड लाइन, ये चार्ट पैटर्न, ये क्यों नहीं? What confluences can be taken from RSI except trend line break? यही ये जो 50 वाला है ना, एक तो आप रीजन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं RSI, ठीक है, कि ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, इस तरह, ठीक है। दूसरा आप डाइवर्जेंसेस निकालते हैं, बुलिश बेयरिश, हिडन बुलिश, हिडन बेयरिश, वो आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और तीसरा आप ये 50 वाला लेवल देखते हैं कि क्या ये फ्लिप हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। कोई ज्यादा से मुश्किल टी है बेशक अपने लिए ना बनाए, इजी रखें इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया RSI। स्टोकेस्टिक भी समवट सेम ही है, बस इसकी स्विंग्स जो हैं वो RSI से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू RSI, ठीक है। और बाकी ये पूरा पूरा फ्लिप मारता है, ये भी 50 को फ्लिप करने की कोशिश करता है, फिर को रेजिस्टेंस, फिर पंप हुआ, फिर रेजिस्टेंस के तौर पे, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट गेन कर लिया और अब ये ऊपर पंप कर गया, ठीक है। जो ऑरेंज वाली लाइन है वो आपकी सिग्नल लाइन है। सिग्नल मतलब लाइन मतलब जिसको रिलेटिव टू विच ब्लू लाइन मूव, ठीक है। अगर ये इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, ब्लू वाली लाइन ऑरेंज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, दैट इज अ बेयरिश क्रॉस। और अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, दैट इज अ बुलिश क्रॉस, ठीक है। ये चीज क्लियर है, स्टोकेस्टिक क्लियर है। चलू मैं आगे, और कौन सा पढ़ाएंगे, मैकडी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी इन्हीं लाइनों से सिमिलर एक और ऑसिलेटर है जिसको हम बोलते हैं
मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये लाइनों से सिमिलर ही है, ठीक है। ये देखो ऑरेंज लाइन सेम सेम, ब्लू लाइन सेम सेम, ठीक है। इसमें ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन थी, इसमें भी ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन है। ये दोनों लाइनें सेम सेम नहीं है, ये पहले बता दूं, ये मोंटी भाई को ये नहीं पता ये दोनों सिग्नल लाइन, दोनों लाइनें सेम सेम नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें आपको 100 तक का रीजन मिलता है, इधर से इधर आपको 400 तक भी ये मूवमेंट दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉइन, ठीक है। अभी सोलाना पर ऊना में अगर मैं बीटीसी पे शिफ्ट करूंगा ना, तो ये देखना यहाँ पे साइड पर जो लेवल है 400-500 तक शिफ्ट हो जाएंगे सारी, क्या खोल देंगे। तो देखें 200, वो देखो ऊपर 200, ये 200 250 तक चला गया, और टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, ये देखिए 1600, ठीक है, और ये नीचे 2600, ठीक है। अब हम इसको इस्तेमाल किस सेंस में करते हैं, क्या हिसाब किताब होता है वो भी बता। ओके, तो वापस गोइंग बैक टू, तो अच्छा, इसके लेवल्स पर से ज्यादा आपने जो ध्यान देना है, इसके जीरो लेवल पर देना है पहली बार, क्रॉसेस पर देना है। ऑरेंज लाइन सिग्नल इंडिकेट नहीं कर रही होती, ऑरेंज लाइन रिलेटिव होती है इस सेंस में कि किस चीज को, किस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ट्रेंड रिवर्स होने की पोटेंशियल रखते हैं। मेरे मुंह में अब अल्फाज नहीं डाले हैं, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, जो बात मैंने बोली नहीं है उस बात पर वो ना करें, इत्तेफाक ना करें। मैं बोल रहा हूँ कि ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन होती है, सिग्नल इंडिकेट नहीं कर रही होती, सिग्नल लाइन होती है। सिग्नल लाइन इस सेंस में होती है कि ये अगर लाइन ना हो, ऑरेंज लाइन ना हो, ठीक है, लेट्स जस्ट पुट इट आउट, सिग्नल लाइन नहीं है, तो आपको क्या पता कहाँ से हम ये कंफर्मेशन हो रही है कि ट्रेंड उल्टा हो गया, दिस ऑरेंज लाइन कैंसिल है, ठीक है। अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जब भी ये सिग्नल लाइन क्रॉस हो रही है, आपकी जो कैंडल्स जो बन रही है ना ये हिस्टोग्राम में, वो चेंज हो रही है। अब वो कैसे चेंज होती हैं उसकी तरफ चलते हैं, पहले हम उड़ा देंगे इस हिस्टोग्राम को। पहले आप सिर्फ ध्यान दें, आपकी जो ये स्टोकैस्ट वो है क्रॉसेस हो रहे हैं, पहली बात ये जो क्रॉसेस है ना, ये क्रॉसेस पर ध्यान देना आपने, ठीक है, ज्यादा ध्यान, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। जब आप डाइवर्जेंसीज मैयर करेंगे, मैं आपको इनका क्रॉसेस का के बारे में पूछूंगा, ठीक है, जब आप डाइवर्जेंसीज मैयर कर रहे हो। अब आपको डाइवर्जेंसीज पढ़ाऊंगा कि डाइवर्जेंसीज क्या होती हैं और डाइवर्जेंसीज कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, निकाली कैसे जाती है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होती है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ा दी जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप इन क्रॉसेस पर ध्यान दें, ठीक है। अब जब जब ये क्रॉस होगा ना, आपको यहाँ पर कैंडल्स का जो वेट है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा, कलर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। नीचे जो कैंडल शो होगी, कैंडल्स खुद बेसिकली कुछ इतना डाटा नहीं बता रही होती, लेकिन उनकी इनका पर्पज भी मैं बता, जो आपकी ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स क्या दिखा रही हैं कि जो मैगडी लाइन है जब क्रॉस हो चुका होता है ना, यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं इंडिकेटर को, ठीक है, ये इधर से आगे जब क्रॉस होता है ना इंडिकेटर का, ठीक है, अगर ब्लू वाली लाइन नीचे की तरफ ऑरेंज को क्रॉस कर देती है तो रेड कैंडल स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, विच मींस अ बेयरिश क्रॉस जस्ट अकर, ठीक हो गया। जब ये ऑरेंज और ब्लू लाइन के बीच में क्रॉस होने के बाद इसका डिस्टेंस बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू बढ़ता जाता है, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो वट एवर दैट क्रॉस वाज, बेशक वो बुलिश क्रॉस हुआ है या बेयरिश क्रॉस हुआ है, ठीक है, उस क्रॉस का वीडियो बंद करो भाई, ये पैनल गायब करो जिसकी भी वीडियो ओपन में भी है। जो भी आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, अगर वो कैंडल लास्ट वाली कैंडल से बड़ी है, मतलब ये कैंडल का डिस्टेंस प्लॉट कर रही होती है, ठीक है, जितना आपकी ऑरेंज और ब्लू में डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस प्लॉट कर रहा होता है ये हिस्टोग्राम, ठीक है, वो डिस्टेंस प्लॉट कर रहा है ये हिस्टोग्राम, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें जी कि इस पॉइंट पर जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये कुछ ब्लू में डाटा दिख रहा है, कुछ ग्रीन येलो में, ऑरेंज वट एवर दिस कलर इज, उस में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है, ये इधर।
तो और मैगडी जो दिखा रहा है वो ऑरेंज वाली जो लाइन है सिग्नल लाइन 0.06 पे है, -0.06 पर, ठीक है। और जो ब्लू लाइन है दैट इज 0.26 पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड -0.06? 26 का डिफरेंस है ना, इतना ही तो मैथ की समझ है ना। 26 का डिफरेंस है और वही 26 प्लॉट हुआ हुआ है रेड वाली कैंडल पर। ठीक है, या इसको फ्लिप करें, आप ऐसे समझें कि जो ये ऑरेंज वाली लाइन है वो ये वाली लाइन शो कर रही है 20, 10, 10, 17, 14, क्योंकि हम यहाँ पे है ना। हाँ, ये जो लाइन है ऐसे समझिए, ये जो लाइन है करंटली किस पे है, -64 पे है ना। तो करंटली वो 64 शो कर रही है, ठीक है। ऑरेंज लाइन -64 पर है और ब्लू लाइन 44 पर है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन 44 एंड 64 इज +20 डिग्री, +20, ठीक है। +20 -20 वट एवर। ब्लू ब्लू ऊपर है ना, दैट मीन्स के ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर में 0.20 शो, ठीक है। और कन्फ्लुएंस नहीं है ये, मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल कैसे कैलकुलेट हो रही है और रेड कैंडल। फिर ग्रीन और रेड में भी शेड्स दिख रहे हैं। अगर ग्रीन कैंडल, करंट ग्रीन कैंडल जो है उससे बड़ी थी पिछली वाली कैंडल, मतलब डिफरेंस बिटवीन द ऑरेंज लाइन एंड द ब्लू लाइन इज डिक्रीजिंग, तो आपको एक डल ग्रीन कैंडल प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, विच मीन के ट्रेंड जो है मोमेंटम लूज कर, ठीक है। सेम केस फॉर द फ्लिप साइड कि अगर आपको रिवर्स कैंडल्स प्रिंट होना दिख रही है रेड कैंडल में, डल डल रेड कैंडल्स प्रिंट होना दिख रही हैं, व्हिच मींस कि आपका डिफरेंस बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लू लाइन इज डिक्रीजिंग और ट्रेंड फ्लिप होने के चांसेस हैं। डजंट मीन कि इट विल ऑलवेज फ्लिप और व्हाटएवर, लेकिन ट्रेंड फ्लिप होने के चांसेस हैं। सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ ना, सबर नहीं है, थोड़ा सा होली होली। सिग्निफिकेंस इन दोनों की ये है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होता है ना आपकी, मतलब जैसे जैसे ये ग्रोइंग कैंडल्स प्रिंट होती है ना, ग्रोइंग कैंडल का मतलब ये हो रहा है, ये है कि जो ट्रेंड है वट एवर दैट ट्रेंड इज, जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड है, ठीक है, जो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड का मतलब है कि करंटली ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अनलेस ग्रीन स्मॉलर ग्रीन कैंडल्स नहीं प्रिंट होना शुरू हो जाती, डल ग्रीन कैंडल्स प्रिंट होना नहीं शुरू, ठीक है। तो दिस एक्चुअली शोज ट्रेंड, ठीक है। और इसी टाइप का ट्रेंड आपको यहाँ दिख रहा है प्राइस सेक्शन में। ये जो मैंने ट्रेंड की बनाने की नाकाम कोशिश की है ना, थोड़ा, ठीक है, इसी तरह का आपको ट्रेंड दिख रहा होगा प्राइस सेक्शन, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, स्ट्रेंथ का, प्राइस सेक्शन का ट्रेंड नहीं है, प्राइस सेक्शन तो ऐसे जा रहा है। चलो ये भी दिखा लाइन बना, ठीक है। तो समवट वैसा ही बिहेवियर है, लेकिन ये जो डेप्थ है ये समवट डिफरेंट है। जो यहाँ पर प्राइस सेक्शन की डेप्थ है, प्राइस सेक्शन की डेप्थ क्यों शो हो रही है, ठीक है। लेकिन ये वाली डेप्थ जो है इन डेप्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस कॉल्स फॉर डाइवर्जेंसेस जब वो प्रिंट होंगी तो। ठीक हो गया जी, ये चीज क्लियर है, मैक्टी क्लियर है। कितने हो गए इंडिकेटर, 6। सो आई गॉट यू वट, कितने बना दिए। So I got you number 1, moving average and exponential, MAs and EMAs, ठीक हो गया। दूसरा क्या पढ़ाया जी, दूसरा था बॉलिंजर बैंड, तीसरा था जी की लेवल्स, चौथा था RSI, ठीक है। Fifth indicator that I got you introduced with was stochastic RSI, और स्टैटिस्टिक नहीं, स्टोकेस्टिक। और सिक्स्थ इंडिकेटर वाज मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या मैगडी, ठीक है।
these are the syllabus today। अच्छा, तो इसमें आखिरी चीज जो नाम में लिखी हुई है दैट इज मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एवरेज। ये आपको एक चीज दिखाता हूँ इसके कोड के अंदर। ऑरेंज वाली लाइन है ना, एक्चुअली इट इज अ मूविंग एवरेज। अब वो कौन सी मूविंग एवरेज है वो दिखाता हूँ, यहाँ पे कोड में लिखी हुई होती है। Which is how you reverse engineer some indicators। इसी तरीके से मैंने वो इंडिकेटर डेवलप किया। So here you have the slow line as 26 moving average, ठीक है। और ये कैलकुलेट भी यहाँ पर हो रही होगी 26 slow line title value 26 import colors। ये देखो सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट हुई हुई है फास्ट लेंथ में और स्लो लेंथ में, ठीक है। और इसका सोर्स कुछ अच्छा, सिंपल मूविंग एवरेज भी कैलकुलेट हुई हुई है, वो भी मूविंग एवरेज, और एसएमए और ईएमए की भी एवरेज कैलकुलेट हुई है, एसएमए और ईएमए की एवरेज। अब ये करंटली आई थिंक एसएमए पे है, हम ये प्लॉट करके इसकी को वो निकालेंगे, ठीक है। इनपुट्स में ईएमए, ठीक है, दोनों ईएमए प्लॉट हुए हैं ना, और 12 और 26 प्लॉट हुआ है। अब देखना यहाँ पे हम एक कन्फ्लुएंस दिखते हैं, फिर बंद कर देंगे लेक्चर्स। दोनों ईएमए है ना, 12 और 26 प्लॉट कर देंगे। ओ भाई चल ले थोड़ा सा, 12 और इसको हम साइन देंगे ब्लू और ईएमए, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि एक जो है वो दोनों में एवरेज है और दूसरी है 26 ऑरेंज, ठीक है जी। और ये भी कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इनमें थोड़ा सा फर्क है लेकिन समवट यू गिव द आइडिया, ठीक है। नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली जो कैलकुलेशन हो रही है ना इन दोनों की, ये फर्क ज्यादातर क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये ईएमए और एसएमए की कैलकुलेट होने के बाद उसकी एवरेज निकाली हुई है, ठीक है। लेकिन जो पीछे दोनों मूविंग एवरेजेस हैं वो 12 और 26 ही इस्तेमाल हुई है, ठीक हो गया। सो दिस कंक्लूड्स द लेक्चर फॉर टुडे। और ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको चार्ट्स में दिखते हैं, और दिस इज हाउ दे वर्क एंड दिस इज हाउ यू यूज देम। अब इनकी प्रैक्टिस करनी है और मेहरबानी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस और मेहरबानी दोनों मेरे पे करनी है, ठीक है। बस स्कैल्पिंग का पूछ लेंगे। अच्छा जी, ये था जी आपका लेक्चर। अभी क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ। जिन्होंने जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो मुझे टैग करके क्वेश्चंस वगैरह पूछ लें इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो, और जो यहाँ पर बैठे हैं उनका Q&A अभी होगा। अल्लाह हाफिज़।